गया वहाँ, थोड़ी सी मैंने रिक्वेस्ट करी तो उन्होंने वो वाली टिकट मेरी फाड़ के एक नई टिकट बनाई और उन्होंने मतलब मुझे अभी फ़िलहाल विंडो साइड की टिकट ना आपको ट्रैफिक की बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे, तो ये देखो। और यहाँ पे ना आपको हर चौक पे मतलब तो स्कूटी लेने से पहले यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट जमा हुए थे मेरे, जैसे कि पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस देखा था कि मेरे पास। तो भाई कैसे हो आप सब, आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूँ मैं अपने एक और नए व्लॉग में। और आज 2026 में भाई एक नई शुरुआत करी है। मतलब जैसे पहले हमारे चैनल पे क्या था कि फिटनेस रिलेटेड और प्रैंक वगैरह आते रहते थे, अब एक चीज़ और ऐड करी है जैसे कि इंटरनेशनल व्लॉगिंग। तो ये मेरी अभी पहली कंट्री है जो कि हालांकि नेपाल ही है भारत के नक्शे में, लेकिन मेरे लिए तो भैया फर्स्ट टाइम है सब कुछ। तो इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि बेहतर से बेहतर चीज़ें एक्सप्लोर करने की कोशिश करूँ और वहाँ जाके मतलब नेपाल एक्सप्लोर करूँ, अपना जितना बेस्ट दे सकता हूँ उतना दूँ। और ये मेरी फर्स्ट कंट्री इसलिए भी है क्योंकि भाई अभी थोड़ा सा जैसे कि बजट को देखते हुए मतलब कुछ नई शुरुआत करी है, तो मैंने सोचा क्यों ना अपनी एशिया से ही करी जाए। तो इसलिए सबसे पहले मैंने नेपाल कंट्री ही चुनी। फिर नेपाल के बाद और भी जगह है, वो आगे प्लानिंग बाद की है, वो आपको पता चली जाएगा बहुत जल्दी। लेकिन अभी शुरुआत में बस यही है कि भाई जितना अच्छा आपका रिस्पॉन्स रहेगा उतनी अच्छी मतलब मुझे भी एक थोड़ी सी मोटिवेशन मिलेगी कि जिससे कि मैं और भी जल्दी जल्दी कंट्री विजिट कर पाऊँ। अभी फ़िलहाल मेरी 3 दिन की ट्रिप है और 3 दिन में मैं कितना नेपाल को एक्सप्लोर कर पाता हूँ वो सारी चीज़ें आपको वीडियो के एंड तक पता चली जाएगी। कोशिश करूँगा कि इसके ज़्यादा पार्ट ना बनाकर ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 पार्ट्स में आपको सारी चीज़ें बता दूँ। तो मैं अपना अभी फ़िलहाल इस वाले पार्ट में भाई फर्स्ट टाइम अपनी फ़्लाइट का एक्सपीरियंस पूरा का पूरा शेयर करूँगा। अभी फ़िलहाल मैं ये देखो भाई आईजीआई एयरपोर्ट पे आ गया और इमिग्रेशन वगैरह सारी चीज़ें करवा ली और अब सिर्फ इंतज़ार है तो फ़्लाइट का। ठीक है, तो फ्लाइट आने में अभी है थोड़ा सा टाइम है, मतलब आधा एक घंटा बच रहा है। तो मैंने इसलिए सोचा क्यों ना यहीं पे अपनी स्टार्टिंग करी जाए, क्योंकि घर से मैं बनाता हुआ लाता अगर व्लॉग तो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाता है और थोड़ी थोड़ी बोरियत भी आने लगती है। ठीक है, वैसे घर से यहाँ तक आने में कोई इतना कुछ स्पेशल हुआ नहीं है, हाँ लेकिन एयरपोर्ट में आने के बाद जैसा कि मैंने आपको बताया फर्स्ट टाइम है, तो भाई फर्स्ट टाइम काफ़ी चीज़ें फेस करनी पड़ती है। जैसे कि भाई मुझे गेट वेट का भी इतना पता नहीं था, कहाँ से एंट्री लेनी है कहाँ से एग्जिट है, इमिग्रेशन वगैरह किसी भी चीज़ के बारे में पता नहीं था। पूछते पूछते ये मैं मतलब अपनी सारी चीज़ें कंप्लीट करवा ली। हाँ, बताने वाली एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जो कि मैं अभी आपको बताता हूँ। जैसे कि भाई मेरा ये फर्स्ट टाइम है, तो फर्स्ट टाइम में यही रहता है कि अगर विंडो साइड की अगर सीट मिल जाए तो थोड़ा-सा ना इंसान को अच्छा लगता है कि यार चल फर्स्ट टाइम है तो विंडो साइड मिल जाए तो अच्छा एक व्यू आता है। तो मेरी पहले टिकट हो गई थी और जैसे ही मैं रिसेप्शन पे गया, मतलब जहाँ पे अपना बोर्डिंग पास वगैरह मिलता है वहाँ पे गया, वहाँ थोड़ी सी मैंने रिक्वेस्ट करी तो उन्होंने वो वाली टिकट मेरी फाड़ के एक नई टिकट बनाई और उन्होंने मतलब मुझे अभी फ़िलहाल विंडो साइड की टिकट दे दी। तो ये मुझे ये चीज़ अच्छी लगी, मतलब मेरी थोड़ी सी रिक्वेस्ट करना है, मैंने बताया कि फ़र्स्ट टाइम है मेरा, तो उस टाइम पे मतलब रिसेप्शन वाली मैम मान गई। तो फिर इमिग्रेशन में भी थोड़ी सी मतलब दिक्कत यही हुई कि जैसे चेकिंग वगैरह में वैसे इतना कोई इशू था नहीं, वो भाई सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए है, वो तो खैर होना भी चाहिए इतना, तो जितना इन्होंने करा जैसे बैग वैग की अच्छे से प्रॉपर चेकिंग यहाँ पे करी, तो लगभग इसमें मेरा 2 घंटे मतलब इसमें लग गए। तो यही है कि अगर कभी भी आप भी आने की सोचो, जैसे फर्स्ट टाइम मेरे साथ है, तो मुझे तो यही लग रहा था कि अभी जैसे ही मैं जाऊँगा तो फटाफट सारी चीज़ें हो जाएगी। लेकिन जो पहले के जैसे मेरे भाई और गए हुए हैं उनसे थोड़ा सा पूछा था मैंने कि भाई कितने टाइम पहले जाना चाहिए, तो उन्होंने 4 घंटे पहले कहा था और वाकई में ही 4 घंटे पहले आपको आना पड़ेगा। और भाई बाकी आज गर्मी भी बहुत ही ज़्यादा है, कल इतनी ठंड थी दिल्ली में और आज इतनी गर्मी है। और मैं ये गलती से जैकेट भी इतनी मोटी पहनी है, देख लो अभी भी पसीने पूरे आ रखे हैं गंदे वाले। तो अभी फ़िलहाल इतना ही था मेरा मतलब घर से एयरपोर्ट तक का सफ़र। बाकी आगे कुछ भी चीज़ नहीं होती है, वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिल ही जाएगी। तो वही आ चुके हैं अपना फ़्लाइट के अंदर और अभी जस्ट आगे बैठा ही था मैं। और पिछली क्लिप में मैं ये बताने भूल गया था कि मैंने कौन सी एयरलाइन से अपनी टिकट बुक कराई थी। तो हमारी जो एयरलाइन है वो है नेपाल एयरलाइन, जो कि अंदर से आपको कुछ इस तरीके से इकनॉमिक जो इसका व्यू है वो इस तरीके का है। और बाकी आपको एक बैठ जहाँ भी आप मतलब बैठोगे सीट पे, तो सामने ये आपको एक मैगज़ीन भी मिलेगी जिसमें कि आपको ये सब बताया गया है कि आप नेपाल में कहाँ कहाँ घूम सकते हो। तो अगर कोई मतलब नया जा रहा है, जैसे मैं खुद भी जा रहा हूँ, तो मैंने भी मैगज़ीन में देखी तो नेपाल में है तो वैसे काफ़ी सारी जगह घूमने की। लेकिन अभी हमारे पास फ़िलहाल दिन कम है, तो इस वजह से अपना दिन को देखते हुए भाई जितना हो सकता है उतना कवर करने की कोशिश करेंगे।
तो भाई करेक्ट मैं यहाँ पे आ गया था 6:30 बजे, मतलब जो मेरी फ्लाइट थी यहाँ पे काठमांडू एयरपोर्ट पे उसने उतार दिया था। फिर उसके बाद में काफ़ी ज़्यादा शोर था वहाँ पे, और इमिग्रेशन वगैरह में वहाँ पे वीडियो के लिए भी मना कर रहे थे हर कोई। तो भाई इसलिए वहाँ पे भी थोड़ा टाइम लग गया, वहाँ वीडियो भी कंटिन्यू नहीं हो पाई। लेकिन जब मेरा बैग का जो टाइमिंग होता है वो पूरा 1 घंटे में आया, तो मतलब ये लगा लो कि 7:30-8 बजे बज गए थे मुझे एयरपोर्ट पे। फिर उसके बाद में जो हमारा होटल का स्टे था वो था भाई थामेल करके थी है मतलब जगह। तो यहीं पे ही हमने होटल कर रखा था, अपना ऑनलाइन बुक करा था। वो भी मैंने एक व्लॉग ही देखा था, व्लॉग को देख के ही होटल करा था, जो कि अभी आपको पीछे दिख भी रहा है। ये इस तरीके से ये बेड वेड है, यहाँ पे 2 सिंगल है, मतलब नॉर्मल रूम है, और पॉकेट फ्रेंडली भी है। बाकी अभी नीचे जाके मैं होटल का नाम भी आपको दिखा दूंगा। फिर उसके बाद जब हम थामे लाए तो यहाँ पे आते आते हमें बज गए थे भाई 10, क्योंकि थोड़ा सा ट्रैफिक भी था। और ये जो थामेल जगह है भाई, यहाँ मतलब ये फेमस है जैसे नाइट लाइफ। ये लगा लो कि आप जैसे कि गुड़गांव में घूम रहे हो सैटरडे संडे, तो सेम ऐसा ही यहाँ पे थोड़ा थोड़ा फील आता है। और बाकी एक पर्टिकुलर व्लॉग मैं लेके भी आऊंगा, ये बहुत बड़ी मार्केट है। और भाई अभी ये कुछ फोटोज भी आपको दिख रहे होंगे जो कि हमने रात में क्लिक करे थे, लेकिन मैं कुछ बना नहीं पाया क्योंकि काफी ज्यादा लेट हो गए थे। और यहाँ पे आपको एक चीज और बताऊं मैं यार, मतलब हमारी दिल्ली में क्या है कि रात में 12-12 1-1 बजे तक भी मार्केटें खुली रहती है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि 8-9 बजे के बाद ही चीजें बंद होने लगती है, मतलब मार्केट बंद होने लगते हैं। और रात में भी यहाँ पे भी सिर्फ क्लब और कसिनो ही खुले हुए थे, उसके अलावा यहाँ पे और कुछ नहीं था। बाकी अभी मैं एक स्कूटी रेंट कर रहा हूँ, और आज भी थोड़ा बहुत नेपाल एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं कहाँ कहाँ जा पाते हैं, कहाँ कहाँ पे नहीं। तो जैसा भी कुछ भी नया आएगा अपडेट, वो आपको मिलता रहेगा। तो भाई स्कूटी हमने ले ली थी अभी रेंट पे थोड़ी देर पहले ही, और रेंट पे लेने के बाद हम आगे सीधा पशुपतिनाथ। ठीक है, पहले थोड़ा सा स्कूटी के बारे में बता देता हूँ। स्कूटी लेने से पहले यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट जमा हुए थे मेरे, जैसे कि पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस देखा था कि मेरे पास है या नहीं है। तो अगर आप भी कभी स्कूटी यहाँ पे लोगे तो मतलब वही है कि आपको पासपोर्ट यहाँ पे देना पड़ेगा, वोटर आईडी कार्ड से आप स्कूटी नहीं ले सकते। बाकी मिल भी जाती है कहीं कहीं जगह, लेकिन जहाँ मैं गया था वहाँ पे नहीं मिली थी। बाकी आपको एक चीज़ और बताऊं, अभी जब मैंने मतलब स्कूटी ली तो एक चीज़ नेगेटिव थी कि वो जो है पेट्रोल, वो बस इतना ही भर के देते हैं कि जितना कि आपकी जो स्कूटी है वो पेट्रोल पंप तक चली जाए। फिर उसके बाद में आपको एक्स्ट्रा पेट्रोल भी भरवाना पड़ेगा। ठीक है, अब बताता हूँ रेंट का क्या था। यहाँ पे रेंट है यहाँ पे भाई 1,000 रुपये पर डे। मतलब यहाँ पे जो दिन है ना, जैसे हमारे उधर तो क्या होता है दिल्ली में कि रात में 12 बजे तक रहता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर आप सुबह कभी भी लेते हो स्कूटी तो वो शाम को आपको 7:30 बजे स्कूटी जमा करवानी पड़ेगी जहाँ से भी आपने लिया है। तो हमने तो 2 दिन के लिए लिया, तो हमें अब अगले दिन 7:30 बजे तक वो स्कूटी करवानी पड़ेगी। स्कूटी लेने का एक फ़ायदा ये भी है यहाँ पे, क्योंकि भाई अगर आप वैसे आते हो ना जैसे टैक्सी कर करके, एक तो ना आपका टाइम ज़्यादा लगेगा, दूसरा यहाँ पे ट्रैफिक बहुत ही ज़्यादा है। तो इस वजह से स्कूटी लेना मैंने बिल्कुल सही समझा। अब मैं बताता हूँ, अभी हम स्कूटी लेते ही सीधा आ गया हम पशुपतिनाथ मंदिर। और भाई ये देखो यहाँ का व्यू, मतलब यार जो सुकून है ना, क्या होता है सुकून, वो यहाँ पे आके पता चलता है। ये देखो भाई, अंदर तो वीडियोग्राफी मना है तो इसलिए मैं बाहर से शूट कर रहा हूँ। अंदर भी मैं गया था मतलब वीडियो बनाने के लिए, लेकिन यहाँ पे जो इनके पुलिस वाले हैं, नेपाल पुलिस वाले, तो इन्होंने मना कर दी थी कि यहाँ पे वीडियो बनानी मतलब अलाउ नहीं है। तो फिर मैंने भी ज़्यादा मतलब उंगली नहीं करी और भाई अपना फ़ोन रख लिया। बाकी छोटी छोटी क्लिपें है जो मैंने बनाई है। बाकी एक चीज़ मुझे अंदर ना बहुत अच्छी लगी, अभी आपको वहाँ पे मैंने एक छोटी सी क्लिप भी शूट करी थी। तो एक तरफ क्या है कि ये जो भी आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, यहाँ पे एक तरफ आरती होती है और दूसरी तरफ ये मतलब चिता जलती है। तो यार मतलब कितना मतलब देखने वाली चीज़ है। ऐसा सीन मैंने वहाँ पे देखा है, क्या कहते हैं तुम्हारा, काशी में, इंडिया में। तो काशी में होती है ये चीज़ कि मणि वहाँ पे इतने सारे घाट है, ठीक है, और वहाँ पे भी मतलब चिताएं जलती रहती है। लेकिन वहाँ पे भी और साथ में ऐसी आरती चलती है, तो वही सेम चीज़ यहाँ पे। और मंदिर तो ये लगा लो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा है और बहुत ही प्यारे प्यारे हैं। तो वो मुझे लगता है मेरे 3 दिन भी कम रह जाएंगे यहाँ पे मंदिर कवर करने के लिए। और यहाँ पे पशुपतिनाथ जब भी आप आओगे ना, एक थोड़ा सा राइट में जाके देखना, शिवलिंग है वहाँ पे भाई। आपको जब उसकी परिक्रमा लगाओगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा वहाँ पे भी। तो ये था अभी तक का भाई अपना व्लॉग नेपाल का। आज के व्लॉग में मैं क्या कर रहा हूँ कि मंदिर मंदिर कवर कर रहा हूँ जितने हो पाते हैं। हमारी जो सेकंड डेस्टिनेशन थी वो थी बुद्धनाथ स्तूपा।
इसका जिक्र भी आपको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में भी देखने को मिलता है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फॉरेनर आते हैं और रात के टाइम यहाँ पे मतलब और भी अच्छा लगता है, क्योंकि रात में यहाँ पे लाइटिंग वगैरह और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। तो भाई यहाँ पे आने के बाद है ना, आप ये मार्केट है जो कि एक्सप्लोर कर सकते हो। ये देखो मैं दिखा देता हूँ एक बार वाइड एंगल से। ये पूरी की पूरी मार्केट है। यहाँ पे ना आपको काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है। और ये सिंगिंग बाउल होती है, ये अभी मैंने ट्राई करी थी, आपको दिखाता हूँ। देखो इसकी ना साउंड कैसे आती है। ओके। हम्म। क्या? तो भाई ये जो सिंगिंग बाउल थी ना, ये मुझे सच में काफ़ी अमेजिंग लगी। और मतलब ये लगा लो कि जैसे हाथ में, मुझे तो प्रॉपर करना भी नहीं आ रहा था, जैसे वो लड़की कर रही, तो पूरा हाथ वाइब्रेट हो रहा है। और जो उसकी साउंड थी ना, वो बिल्कुल ही एकदम माइंड मतलब रिलैक्स हो जाता है, जैसे उस तरीके की वाइब आ रही थी। तो कहने का मतलब काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं यहाँ पे। लेकिन वही है, कुछ भी सस्ता नहीं है। मतलब ऐसे ही है कि अगर दिल्ली के रेट से कंपेयर करोगे तो काफ़ी चीज़ें महंगी ही है, ठीक है। लेकिन वही है, जो बाहर से टूरिस्ट आते हैं उन्हें क्या महंगा क्या सस्ता, भाई जिसे जो खरीदना होता है वो खरीद लेता है, ठीक है। बाकी अब हम बाहर आ गए हैं, और ये बाहर भी एक कपड़ों की मार्केट है जो कि अपनी दिल्ली में भी मिल जाते हैं वैसे इस टाइप के। तो सारे के सारे ये मेन रोड ही है। ये देखो भाई, ट्रैफिक जो मैं बता रहा था ना आपको, ट्रैफिक की बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे। तो ये देखो, और यहाँ पे ना आपको हर चौक पे मतलब पुलिस वाला देखने को मिलेगा, ट्रैफिक खुलवाने के लिए स्पेशली, ठीक है। ये आगे हमने पार्किंग में स्कूटी लगा रखी है। तो एक बार आपको ना स्कूटी भी दिखा देता हूँ कि कौन सी मिली थी, जिसका हम 1,000 रुपये पर डे का रेंट दे रहे हैं। ये देखो, ऐसे ना पुलिस वाले खड़े रहते हैं, और भाई स्पेशली ये मतलब ट्रैफिक खुलवाने के लिए ही है, ठीक है। ये देखो भाई, यहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, इसलिए मेरा तो यही सजेशन है कि भाई टैक्सी से ना ही आओ तो अच्छा है, अपना स्कूटी रेंट लो, सबसे अच्छा है। और अगर आप सोचते हो कि बस से सारी चीज़ें कवर कर लोगे तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगी, क्योंकि बस से ना काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है आपको। मतलब जहाँ पे आप स्कूटी से 15-20 मिनट में पहुँच जाओगे ना, वहीं आपको 2-3 घंटे एक्स्ट्रा मान के चलो हर जगह, ठीक है। तो ये था अभी तक का अपना व्लॉग। और बाकी एक बार मैं आपको स्कूटी दिखा देता हूँ जो कि मैंने रेंट पे ली थी। फिर उसके बाद में ये वाला व्लॉग अपना यही ख़त्म करते हैं। बाकी अगला एक और पार्ट लाता हूँ, उसमें भी कुछ नया ही दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो भाई ये है अपनी वो स्कूटी जो कि मैंने ले रखी है 1,000 रुपये पर डे रेंट के हिसाब से, और ये 2 दिन का है। तो मतलब वही 2,000 रुपये जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया भी था। अभी फिलहाल ये पार्किंग में खड़ी करके गया था मैं, क्योंकि आपको बताया था ट्रैफिक वगैरह और मार्केट भी थी अंदर, तो स्कूटी ले जाने की बिल्कुल भी जगह नहीं थी। अगर पार्किंग की बात करें तो भाई पार्किंग के जो चार्जेस है यहाँ पे पॉकेट फ्रेंडली है, कोई भी ज़्यादा नहीं है। 20 रुपये लिए, मतलब वो भी नेपाली रुपीज़ में 20 रुपये। तो कोई इतने ज़्यादा चार्ज नहीं है, पॉकेट फ्रेंडली है। तो अभी फिलहाल ये व्लॉग हो चुका है भाई बहुत ही ज़्यादा बड़ा, ठीक है। अब इसके नेक्स्ट पार्ट में दिखाता हूँ नेपाल की और भी बहुत सारी चीज़ें।